खुरदार में लोग कह रहे थे नहीं जीतोगे चुनाव, मेरा मन कहता था मैं चुनाव जीतूंगा। रुद्रप्रयाग में लोग कहते हैं नहीं जीतोगे, मेरा मन कहता था जीतूंगा। लेस्टोन में 2002 और 7 में लोग कहते थे भारत सिंह रावत जी को नहीं हरा पाओगे, मेरा मन करता था मैं हराऊंगा। तो इस बार भी मेरा मन है और मेरा मन करता है कि हम चुनाव जरूर जीतेंगे। देखा था कुछ दिन पहले आपने एक बयान दिया था कि हरिद्वार से आप लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या ये बयान जो है वो सच है? और अगर पार्टी आपको मौका देती है तो आप क्या चुनाव लड़ेंगे और कहां से लड़ेंगे? कि अगर लोकसभा चुनाव में मुझे पार्टी मौका देती है तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। और मैंने अपनी इच्छा हरिद्वार पार्लियामेंट से जताई है कि हरिद्वार पार्लियामेंट से मुझे अगर पार्टी मौका देती है तो मैं कोशिश करूंगा। देखिए बाकी तो देखिए ईश्वर के ऊपर है। कई लोगों का ये भी कहना है कि आपके और हरीश रावत जी के बीच में खींचतान चल रही है इस चीज को लेकर। इस समय सवाल हरीश रावत जी हरीश सिंह रावत का या किसी और थर्ड का नहीं है। इसमें तो यह है कि हम एक एक सीट कैसे जीते। भले ही उनमें बहुत सारे लोग भाजपा में होंगे, लेकिन जब मेरा नाम आएगा मैं चुनाव लड़ूंगा, मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग व्यक्तिगत संबंधों के कारणों में मैंने बहुत सारे लोगों की मदद की होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी में ही कोई दोष है। अगर हमको उतने तंत्र मंत्र और उतनी विद्याएं नहीं आती जितना हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को आती है। कारण जो कुर्सी बैठ जाता है वो सोचता है कि अब सब मैंने उतरना ही नहीं है, और उत्तराखंड की लीडरशिप कम चलाता है और उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी ज्यादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पंवार मेहर। प्रदेश के विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत जी। रावत जी, सबसे पहले तो देवभूमि इनसाइडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो जैसे कि अभी अभी भारत जोड़ो यात्रा जो है वो समाप्त हुई है। हमने आपको भी देखा कि आप भी सम्मिलित हुए थे भारत जोड़ो यात्रा में, कदम से कदम मिलाकर आप चल रहे थे। कैसा पूरा अनुभव था आपका? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा वास्तव में न भूतो न भविष्य। इस देश के जब से चाहे आज़ादी के बाद हो चाहे आज़ादी के पहले हो, इतनी बड़ी पैदल यात्रा मैं नहीं समझता हूँ कि मैं जबकि मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी हूँ, और मिलिट्री साइंस का मतलब है कि काफ़ी एक तरह से इतिहास अध्ययन करने का मौका मिलता है। तो मेरे संज्ञान में नहीं है कि कोई इतनी बड़ी पैदल यात्रा, लगभग 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा इस देश के अंदर या दुनिया के अंदर किसी देश में किसी सामाजिक कार्यकर्ता ने, किसी राजनीतिक कार्यकर्ता ने, किसी आर्थिक रूप से किसी जन नेता ने या कार्यकर्ता ने इतनी बड़ी यात्रा की हो, ये मेरी संज्ञान में नहीं है। इस यात्रा से निश्चित रूप से क्योंकि जो हम कहते हैं कि भारत विविधता का देश है, यहाँ हर तरह की चाहे भौगोलिक परिस्थितियाँ देखें, इवन कि हिंदुस्तान तो छोड़िए, अगर उत्तराखंड में ही देखेंगे तो एक ही दिन में ऋषिकेश के तपोवन में अगर आप जनसभा करें, एक दिन में हेलीकॉप्टर से मैंने जोशीमठ के आगे तपोवन में जनसभा की सुबह, तो वहाँ लोगों ने गर्म ठंड के कपड़े पहने हुए थे। मैंने दिन में देवप्रयाग में जनसभा की, वहाँ लोगों ने हाफ स्वेटर पहनी हुई थी। और ऋषिकेश में तपोवन में मैंने जनसभा की तो वहाँ लोगों ने हाफ कमीज़ पहनी हुई थी। अब सोचिए कि जब उत्तराखंड में ही इतनी विविधता है तो हिंदुस्तान में तो मैं सोचता हूँ कि जैसे कन्याकुमारी में जब माननीय राहुल गांधी जी ने पैदल यात्रा शुरू करी तो वहाँ एकदम गर्मी थी। उधर पूरे साउथ इंडिया में चाहे केरल हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, चाहे तमिलनाडु हो, वहाँ एकदम गर्मी थी। महाराष्ट्र तक भी गर्मी थी, और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जो हिंदी बेल्ट है उस पे आते हुए एकदम ठंड थी। एक तो मौसम जलवायु में बहुत बड़ा परिवर्तन देश के अंदर है, उसको समझना। अनेक भाषाएं हैं, बोलियां हैं, रीति रिवाज हैं, तो परंपराएं हैं, तो उन सब और समस्या भी अलग अलग। कुछ समस्याएं हो सकता है कॉमन हो, जैसे बेरोजगारी समस्या कॉमन हो सकती है, किसानों की समस्याएं पूरे देश के अंदर एक जैसी हो सकती है, छोटे व्यापारियों की समस्या एक जैसी हो सकती है, लेकिन बहुत सारी समस्याएं जो
लोकल स्तर की समस्या हैं, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हैं। तो इस पैदल यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जी ने और इस पैदल यात्रा में चलने वाले लोगों ने एक तरह से बहुत गंभीरता के साथ, गहराई के साथ इस देश की जैव विविधता को, इस देश की परंपराओं को, इस देश की संस्कृति को, इस देश की समस्याओं को समझने का जो प्रयास किया है, ये मैं सोचता हूँ सही मायने में जो एक जन चेतना, जन आंदोलन जिसको कह सकते हैं, उसका एक रूप है। सर, जोशीमठ में जनसभा की अभी आपने बात की, तो जोशीमठ के मामले के ऊपर अगर बात करें तो आपको लगता है कि जोशीमठ का जो पहले तो जो मामला सामने आया, जोशीमठ में इतना बड़ा भू धंसाव का मामला सामने आया, तो उसको लेकर आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहा होगा? कई काफी समय से क्या ये चीज होती आ रही थी, और अभी जो सरकार इस पर काम कर रही है, क्या उससे आपको लगता है कि सरकार जो काम कर रही है, आप सेटिस्फाइड है उस काम से? देखिए, उत्तराखंड जो पर्वतीय क्षेत्र है वो जोन 5 में अर्थ भूकंप के दृष्टिकोण से जो सबसे सेंसिटिव, सबसे संवेदनशील जोन माना जाता है। और जिस तरह हम बड़े प्रोजेक्ट उत्तराखंड में बना रहे हैं, मैं किसी एक सरकार को दोषी नहीं, इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अनियोजित हमने जो विकास किया है, विकास तो होना चाहिए। विकास, देखिए, इंसान रहेगा तो उसके लिए सड़क भी चाहिए, पानी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, उसको रोजगार भी चाहिए, उसको स्कूल भी चाहिए, लेकिन ये नियोजित होना चाहिए। दुर्भाग्य से उत्तराखंड में हमने जो भी विकास पिछले 20-25 सालों में किया है वो योजित नहीं किया है, अनियोजित तरीके से हमने उसको किया है, और उसी का नतीजा है कि रोज कुछ ना कुछ घटनाएं। देखिए, वैसे तो आपदा को आप कब आ जाए, किस रूप में आ जाए, किस तरह आ जाए, इसको आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसके प्रभाव को आप कम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लगातार जो जोशीमठ की घटना हो, उससे पहले केदारनाथ बद्रीनाथ की घटना थी, उससे पहले बूढ़ा केदार घनसाली की घटना थी, उससे पहले धारचूला की थी, उससे पहले आज से 30 साल पहले भूकंप आया था उत्तरकाशी टिहरी के बहुत बड़े क्षेत्र में, 703 लोगों की मौत हुई थी। तो इन सारी घटनाओं, हर बार हम कहते हैं कि इस घटना से हम सबक लेंगे, और 2013, 16, 17 जून की घटना से पूरा उत्तराखंड ने और देश ने ये महसूस किया था कि अब उत्तराखंड में जो भी विकास होगा, या उत्तराखंड में हम इसको सबक लेंगे, और अब भविष्य में इस तरह किसी की घटना से उत्तराखंड को बचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमने सबक नहीं लिया, फिर देर सवेर हम भूल गए सारी चीज़ों को। आज भी केदारनाथ में जिन गांव को, कुंड को, जो बिल्कुल गुप्त काशी से पहले है और जहाँ से डाइवर्ट होती है ऊखीमठ और गुप्त काशी के लिए सड़क, वो पूरा पूरा धंस गया था, होटल धंस गए थे, आज भी नहीं शिफ्ट हुआ। आज भी अगर आप देखेंगे कुंड से लेकर और केदारनाथ तक, केवल केदारनाथ में जो मंदिर के परिसर में जिनको मंदिर परिसर में से शिफ्ट करना जरूरी था, उनको छोड़ दिया जाए तो कोई नहीं शिफ्ट हुआ। फिर लोग धीरे धीरे, सब लोगों ने फिर बिल्डिंगें शुरू कर दी, कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। अब फिर किसी दिन बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि वो जमीन तो पहले ही धंसी हुई है ना अंदर से। ऐसी जोशीमठ में है, जोशीमठ के लोग लगातार बहुत लंबे समय से जो विष्णुप्रयाग प्रोजेक्ट है उसको लेकर, वहाँ के NH के का जो कंस्ट्रक्शन का तरीका था उसको लेकर वहाँ लोग लगातार इस मांग को कर रहे थे कि भाई ठीक है, सड़क बनाना जरूरी है, लेकिन इसको आप थोड़ा ब्लास्टिंग करो, एक तरीके से करो जिससे कि बहुत पूरा पहाड़ ना हिल जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि किसी ने ध्यान नहीं दिया, और उसका नतीजा है कि आज इतनी बड़ी घटना हो गई। अब आप ये कह सकते हो साहब कोई जनहानि नहीं हुई। मैं कुछ नेताओं को बयान देख रहा था कि साहब, कुछ अधिकारियों का बयान था कि नहीं, जोशीमठ तो बड़ा सुरक्षित है, जोशीमठ तो कोई जनहानि नहीं हुई है। अरे भैया, क्या आप इंतजार कर रहे थे कि जनहानि हो? अगर भवनों में दरारें आ गई, सड़कें धंस गई, तो ये संकेत कोई प्रकृति का ये संकेत कोई छोटा संकेत नहीं है।
इसका मतलब तो ये है कि आप ये सोचते हैं कि जब कोई 1000-2000 लोग मर जाएं, सब कुछ तहस-नहस हो जाए, तो हम जगेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि इस तरह के बचकाने बयान देना कि जोशीमठ एकदम सुरक्षित है, कोई जनहानि नहीं हुई है, अधिकारियों के और नेताओं के इस तरह के बयान, सरकार में रहने वाले लोगों के जब इस तरह के बयान आते हैं, तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। और मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं प्लानिंग होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, उत्तराखंड के मैंने तिवारी जी जब चीफ मिनिस्टर थे, मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था, आपदा प्रबंधन मंत्री था, मैंने उनसे भी आग्रह किया था, साहब उत्तराखंड में एक पूरा प्लानिंग करें कि हमें कहीं सड़क ले जानी है तो कहाँ सड़क ले जानी है। अगर 10 परिवार हैं किसी गांव में और उसके लिए 20 किलोमीटर सड़क बना लें, एक किलोमीटर सड़क पे 1 करोड़ रुपए खर्च होगा, 20 किलोमीटर 20 करोड़ रुपया होगा। अब 10 परिवारों के लिए 20 करोड़ रुपए अगर हम सड़क पे खर्च करें तो ये उचित नियोजन नहीं है। तो गांव वालों के लोगों से हम बातचीत करके कुछ ऐसी जगह जो सड़क के किनारे अच्छी भूमि है, उनको अच्छा मुआवजा देकर वहाँ उनको बना लें, तो सरकार का पैसा भी बचेगा, लोगों को सुविधा भी मिलेगी और एक योजित विकास होगा। कि भाई एक हाइट पे हमको प्लांटेशन करना है, एक हाइट पे हमको हॉर्टिकल्चर का काम करना है, एक हाइट पे हमको बस्ती, देखिए जितनी सभ्यता है दुनिया के अंदर, मैं ये नहीं करूँ बिल्कुल एकदम नदी के किनारे बसा दो, लेकिन नदी से कुछ दूर और बहुत ऊंचाई पर भी नहीं, सारी सभ्यताएं, दुनिया की सभ्यताएं घाटियों की सभ्यताएं होती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें आज फिर से अब एकदम तो नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे हम उत्तराखंड को एक प्लानिंग करें कि कैसे जिससे कि जंगल भी बचें, लोगों को भी सुविधा भी मिले, रोजगार भी मिले, पर्यावरण भी दूषित ना हो, और इस तरह के हादसों से प्रदेश के लोगों को कैसे बचाया सकता है, उत्तराखंड को कैसे बचाया जा सकता है, इस पे काम करने की जरूरत है। सर, प्रदेश के मुद्दों की अगर बात करें तो पिछले कुछ समय से प्रदेश में भर्ती प्रकरण, पेपर लीक मामले लगातार आते जा रहे हैं। पिछले अगर 1 साल की बात करें तो लगातार यूके SSSC, यूके PSC, सभी तरह के जो आयोग है वो भी इसमें शामिल हो गए हैं। बड़े बड़े जो इसमें अधिकारी थे वो भी इसमें शामिल पाए गए हैं। जो प्रदेश का जो युवा है वो बहुत ही हताश है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सोचता हूँ उत्तराखंड के इतिहास में इस समय सबसे बड़ी ये घटना है, और मैं इसको एक तरह से, जिस तरह लोग भूकंप आता है उससे लोग परेशान होते हैं, कोई बहुत बड़ा घटना होती है उससे परेशान होते हैं, उससे कई ज़्यादा गुना लोग इस समय परेशान हैं, और विशेषकर नौजवान भी हैं। और क्योंकि नौजवान भी किसी न किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का चाचा है, तो अगर बेटा प्रदेश का नौजवान, प्रदेश के तरुणाई, प्रदेश के युवक युवतियां अगर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से एक तरह से परेशान हो, तो आप सोच लीजिएगा उस प्रदेश का भविष्य क्या होगा। और जिस तरह आज माहौल बन गया है, लाख हम कहें कि हमने इसको हाकम सिंह को जेल भेज दिया, उसकी जमानत हो गई, हमने इसको जेल भेज दिया, उसके वो जेल में है या जेल जमानत हो गई, लेकिन इन सब चीजों से काम नहीं चलेगा। जो एक संवैधानिक व्यवस्थाएं थी, संस्थाएं थी, भाई अध्यक्ष चयन आयोग, जब कोई बात होती थी तो हम कहते थे कि साहब ये तो ऑटोनोमस बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है, इस पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता। और लोक सेवा आयोग पे तो लोगों का भरोसा, इतना भरोसा था, कई बार ऐसा नहीं कि हम पे नहीं लोग सिफारिश करने के लिए आते थे, मुझ पे बहुत सिफारिश करने के लिए लोग आते थे कि लोक सेवा आयोग में सिफारिश कर दो, मेरा इंटरव्यू है, मैंने PCS दिया है, मैंने जुडिशरी का एग्ज़ाम दिया है, मैंने सबोर्डिनेट का एग्ज़ाम दिया है, मेरा रोल नंबर ये है, हम पे भी लोग आते थे। और ऐसा भी नहीं है कि लोक सेवा आयोग में लोग मेरे परिचित नहीं थे, क्योंकि मैं तो यूनिवर्सिटी से जुड़ा हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि पिछले 20-25 सालों में लोक सेवा आयोग में जितने भी अध्यक्ष रहे, चाहे जोशी जी रहे, चाहे जितने भी लोग रहे, जितने अध्यक्ष रहे और जितने भी लोक सेवा आयोग में मेंबर रहे, लगभग सबसे मेरे व्यक्तिगत संबंध रहे।
पर्सनल रिश्ते ले। लेकिन मैंने कभी भी, जब भी कोई लोक सेवा कोई मेरे पास आया, मैंने कहा नहीं भाई, वहाँ बिल्कुल बेईमानी नहीं होती है, वहाँ कोई सिफारिश नहीं चलती है और ये उचित नहीं है। मैं चौटाला का उदाहरण देता था, ओम प्रकाश चौटाला जी का, कि लोक सेवा आयोग में ओम प्रकाश चौटाला ने हेर फेर की तो बेचारे को जेल में रहना पड़ा। तो लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज हमारे प्रदेश में अब तो स्थिति ऐसी होगी। मैं अभी मीडिया से देख रहा था, जो बेरोजगार संघ के लड़का है पंवार, उसका बयान देख रहा था और बेरोजगार संघ के लोगों के बयान में देख रहा था, वो बिल्कुल सही भी कह रहे हैं कि अब तो हमें किसी भी एग्जामिनेशन पे भरोसा नहीं है। जिसकी जांच कर लोगे उसी में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा कि पेपर लीक हुआ। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक हाकम सिंह, एक अनुभाग अधिकारी या एक भारतीय जनता पार्टी का मंडल का अध्यक्ष ही अकेले जिम्मेदार नहीं है। इन लोगों को आखिर कहीं ना कहीं क्या लोक सेवा अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं है? क्या इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है क्या? अगर आज प्रदेश के अंदर किसी संस्था में इस तरह की बेईमानी हो रही है, उत्तराखंड के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए वो सारे लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने चेयरमैन बनाया, जो चेयरमैन है, जिन्होंने चेयरमैन को चेयरमैन बनाया, मेंबर की नियुक्तियां करी, वहां तैनाती की, वो सारे लोग भी जिम्मेदार हैं कि उन्होंने ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों की तैनाती की, नियुक्ति की, जो इसके लिए सक्षम नहीं थे, योग्य नहीं थे, बेईमान थे और जिन्होंने उत्तराखंड के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। अब मैं सोचिए कि आज कोई एग्जाम देने के, आप किसी लड़के से पूछ लीजिएगा जो आज से पहले मेहनत कर रहा था, कोचिंग ले रहा था, आज वो कोचिंग लेना, मेहनत करना उसने बंद कर दिया। उसको लगता है मैं मेहनत करूंगा, एग्जाम दूंगा, फिर पता लगा 3 दिन बाद पेपर लीक हो जाएगा, पेपर निरस्त हो जाएगा, फिर मेरी मेहनत सब बेकार चली जाएगी। तो बच्चों ने पढ़ना लिखना बंद कर दिया, लोग हताश हो गए हैं और अब इससे उत्तराखंड कहाँ जाएगा? अब सोचिए, जब हम नौजवान, जो एक उम्मीद रहती है, जो उसके अंदर दिमाग है, अब मैं एक बहुत सरल सा उदाहरण दे रहा हूँ, छोटा और हल्का उदाहरण दे रहा हूँ कि चोर पे दिमाग नहीं होता है, उस पर सबसे अच्छा दिमाग होता है। अब वो अच्छे से अच्छे तालों को, तिजोरी के तालों को तोड़ देता है, खोल देता है, तो दिमाग तो उस पर भी होता है, लेकिन उसका दिमाग नकारात्मक दिशा में होता है। अब इन बच्चों का दिमाग जो पढ़ने लिखने में लगाना था, इन्होंने एग्जामिनेशन की तैयारी पे लगाना था, जब आज इस तरह का माहौल प्रदेश के अंदर बन गया, तो ये बच्चे क्या करेंगे? फिर ये बच्चे भी अगर इन बच्चों से अब कल ये बच्चे व्यसनी निकलते हैं, कोई गलत काम करते हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए कहीं ना कहीं हम उत्तराखंड के, हम लोग जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग हैं, हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए जिम्मेदार हैं। सर, अगर आपकी अभी पर्सनल एम्बिशन की बात करें तो 2024 लोकसभा चुनाव में चुनाव को लड़ने की इच्छा आपने जाहिर की थी। हमने कुछ देखा था, कुछ दिन पहले आपने एक बयान दिया था कि हरिद्वार से आप लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या ये बयान जो है वो सच है? और अगर पार्टी आपको मौका देती है तो आप क्या चुनाव लड़ेंगे और कहाँ से लड़ेंगे? देखिए, मैंने जब कांग्रेस से सम्मिलित हुआ था तो मैंने पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, विधानसभा चुनाव। ये मैं भाजपा में भी यही बात कही थी, हालांकि भाजपा ने जिद करके कहा कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना है। लेकिन अब जब मैं कांग्रेस में हूं, मैंने कांग्रेस के नेताओं से, अपने वरिष्ठ नेताओं से कहा है कि अगर लोकसभा चुनाव में मुझे पार्टी मौका देती है तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। और मैंने अपनी इच्छा हरिद्वार पार्लियामेंट से जताई है कि हरिद्वार पार्लियामेंट से मुझे अगर पार्टी मौका देती है तो मैं कोशिश करूंगा। देखिए, बाकी तो देखिए ईश्वर के ऊपर है, हम मेहनत कर सकते हैं, हम लोगों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रख सकते हैं, लेकिन हार जीत तो कुछ किस्मत की बात भी है, कुछ उस समय राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या बनती है। लेकिन मैं ये भरोसा पार्टी को मैंने दिलाया है
कि अगर आप पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं बेहतर प्रदर्शन करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि हम चुनाव जीतेंगे। सर हरिद्वार से आप कह रहे हैं लोकसभा चुनाव लड़ने की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी दावेदार पिछले जो लोकसभा चुनाव रहे हैं उसमें उन्होंने दावेदारी की है। तो आपका ये, कई लोगों का ये भी कहना है कि आपके और हरीश रावत जी के बीच में खींचतान चल रही है इस चीज़ को लेकर। नहीं, कोई खींचतान नहीं है। अब पार्टी अगर उनको मौका देगी तो अच्छी बात है, हम लोग काम करेंगे। देखिए, ये निर्णय ना हरीश रावत जी को करना है ना मुझे करना है, ये निर्णय पार्टी हाईकमान को करना है। पार्टी हाईकमान अगर उनको मौका देगी तो हम सब लोग उनके लिए काम करेंगे। पार्टी हाईकमान मुझे मौका देगी तो सब लोग मेरे लिए काम करेंगे। तो देखिए, इस समय सवाल हरीश रावत जी, हरक सिंह रावत का या किसी और थर्ड का नहीं है। इसमें तो यह है कि हम एक एक सीट कैसे जीते, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हरिद्वार पार्लियामेंट सीट की जो परिस्थितियाँ इस समय है, देखिए हरिद्वार में ज़िले में तो चाहे कोई भी चुनाव लड़े वो अच्छा स्थिति में, अगर कोई ठीक से चुनाव लड़ेगा तो अच्छी स्थिति में आ सकता है। लेकिन कांग्रेस को जो नुकसान होता है वो ऋषिकेश, हरिद्वार और क्योंकि 19 का चुनाव में आप देख लो, 2014 में हरीश भाई की भाभी जी चुनाव लड़ी थी, उनकी मिसेज चुनाव लड़ी थी। तो उस समय भी जो बड़ा नुकसान हुआ था वो धर्मपुर, डोएला और ऋषिकेश विधानसभा में हुआ था। और मुझको एक भरोसा है कि इन तीनों विधानसभा क्षेत्र में जो लोग, ज़्यादातर लोग जो पहाड़ से लोग आए हैं वो गढ़वाल से आए। और कहीं ना कहीं पिछले 40 सालों से गढ़वाल में, उत्तराखंड की राजनीति में कहीं ना कहीं मेरे व्यक्तिगत, भले उनमें बहुत सारे लोग भाजपा में होंगे, लेकिन जब मेरा नाम आएगा, मैं चुनाव लड़ूंगा, तो मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग व्यक्तिगत संबंधों के कारण, उनमें मैंने बहुत सारे लोगों की मदद की होगी। क्योंकि पिछले 30-35 सालों में कोई चमोली, कोई उत्तरकाशी, टिहरी का कोई व्यक्ति कभी मुझ पे आया होगा तो मुझसे अगर जितना भी किसी की मदद हो सकती है तो की होगी। तो निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में मैंने 2007 से 12 डोएला में काफ़ी तैयारी भी की थी विधानसभा चुनाव लड़ने की। तो इसलिए मुझे मालूम है कि इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में मैं बेहतर प्रदर्शन और बेहतर लोगों का समर्थन हासिल कर सकता हूं। और हरिद्वार में तो हरिद्वार में तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हम सीट निकालने के बहुत करीब, मतलब देखो, मेरा आत्मबल कहता है कि अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया हरिद्वार पार्लियामेंट से चुनाव लड़ने का, तो क्योंकि एक आत्मबल होता है ना, और एक तो आत्मबल सबसे बड़ा बल होता है। कुछ लोगों में तो वैसे ही होता है, वो तीसरे चौथे नंबर पे आते हैं लेकिन उनको लगता है मैं तो जीत ही रहा हूँ। लेकिन मेरा जब मन करता है कि नहीं मैं जीत सकता हूँ, कोटद्वार में लोग कह रहे थे नहीं जीतोगे चुनाव, मेरा मन कहता था मैं चुनाव जीतूंगा। रुद्रप्रयाग में लोग कहते हैं नहीं जीतोगे, मेरा मन कहता था मैं जीतूंगा। लेस्टोन में 2002 और 2007 में लोग कहते थे भारत सिंह रावत जी को नहीं हरा पाओगे, मेरा मन करता था मैं हराऊंगा। तो इस बार भी मेरा मन है और मेरा मन करता है कि हम चुनाव जरूर जीतेंगे और लोगों का समर्थन भी मिलेगा। और मैं देख रहा हूँ कि जब से मैंने थोड़ा सा गतिविधियाँ, भी बहुत ज़्यादा तेज गतिविधियाँ नहीं शुरू की हैं, थोड़ा सा मैंने हिलना डुलना शुरू किया है। माने राहुल जी कार्यक्रम में गया था 26 जनवरी को, एक कार्यक्रम हमने छोटा सा धर्मपुर विधानसभा में किया, जिस तरह सारे पार्षद आए, सब वरिष्ठ नेता आए कांग्रेस के, और सिर्फ शाम को कहा और दूसरे दिन लोग आ गए। डोएला में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में जिस तरह लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरह लोगों को फ़ोन आ रहे हैं, जिस तरह लोगों के अंदर एक मैं सोचता हूँ मैं कोई शादी में जा रहा हूँ हरिद्वार या डोएला में, तो वो ऐसा वातावरण बन जा रहा है कि वो शादी नहीं, वो कोई राजनीतिक जुलूस जैसा बन जा रहा है। लोग भूल जा रहे हैं कि हम शादी में, वही नारे लगाने लग रहे हैं। तो इससे एक अंदाज़ा लगता है कि मेरे शुभचिंतक और
जो लोग चाहते हैं कि मैं हरिद्वार से चुनाव लड़ूं, निर्णय तो पार्टी हाईकमान को लेना है, पार्टी संगठन को लेना है, प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व को निर्णय लेना है, और वो जो भी निर्णय लेंगे। लेकिन मैं अब देखिए, ये लोकतंत्र है और कांग्रेस में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अपनी बात, अपनी इच्छा जब व्यक्त करने के हर किसी में कोई भी कर सकता है। तो हमने भी अपनी इच्छा व्यक्त की है, और निर्णय तो, अंतिम निर्णय तो पार्टी हाईकमान का और पार्टी के संगठन का होगा। सर, आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि युवाओं की हम बात कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले हमने बेरोजगारी की भी बात करी, जो पेपर लीक का मामला है वो भी बात करी। तो अगर हम राजनीति की बात करें तो आपको लगता है कि राजनीति में युवाओं को मौका मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा युवा राजनीति से जुड़ने चाहिए, क्योंकि हमारे युवा मुख्यमंत्री भी हैं। आपको लगता है कि जितने भी जब टिकट आवंटित होते हैं, या कई ऐसी विधानसभा है जहाँ पे काफ़ी समय से, लंबे समय से काफ़ी बुजुर्ग लोग लड़ते आए हैं चुनाव, आपको लगता है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलना चाहिए? देखिए, मैं सोचता हूँ संतुलन बनाना चाहिए। चाहे वो संगठन में हो, चाहे वो सरकार में हो, कुछ युवाओं को मौका मिलना चाहिए, कुछ अनुभवी लोग भी रहने चाहिए। क्योंकि कई बार बस जोश ही, युवाओं में जोश होता है, लेकिन उसके साथ साथ कई बार होश भी होना चाहिए। तो संतुलित होना चाहिए, युवा भी हों, जिससे कि वही युवा कल अनुभव के बाद जिम्मेदारी संभालें। लेकिन अगर हम युवाओं को मौका ही नहीं देंगे, उनको समझने का मौका नहीं देंगे, उनको निर्णय लेने की क्षमता उनमें विकसित नहीं करेंगे, और उनमें नेतृत्व करने की क्षमता विकसित नहीं करेंगे, तो कल अभाव होगा लीडरशिप का, नेतृत्व का अभाव होगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। इसलिए आगे आना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि उत्तराखंड का हमारा अनुभव बहुत खराब रहा। मुझे तो कभी कभी लगता है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी, मैंने कहा एक दिन जब मैं भारतीय जनता पार्टी में मंत्री था और नगर निगम देहरादून में कोई कर्मचारियों का सम्मेलन था, मैंने उसमें कहा कि भैया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी में ही कोई दोष है लगता है। एक बार इसको गंगा नदी में ले जाके कुर्सी को, और इस पे जो भी मतलब भाजपा के लोग ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, उस पर जो पूजा वूजा ज़्यादा कर सकते हैं, तो हम भी तो हिंदू हैं, हम भी कर सकते हैं। लेकिन हमको उतने तंत्र मंत्र और उतनी विद्याएं नहीं आती जितना हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को आती है। और उनको जाके जो है इस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी की पूजा करनी चाहिए। कारण क्या है कि जो कुर्सी बैठ जाता है वो सोचता है कि बस सब मैंने उतरना ही नहीं है, और उसके निर्णय, उसके अंदर अहम ऐसा आ जाता है, उसका निर्णय ऐसे होने लगते हैं कि वो पूरी ब्यूरोक्रेसी के तहत निर्णय होने लगते हैं, जनता के मन के हिसाब से, जनता के लिए निर्णय नहीं होते हैं। और मेरा अनुभव है, पिछले 20 साल मैं मंत्री रहा हूँ, विपक्ष नेता रहा हूँ, कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड की लीडरशिप कम चलाती है और उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा चलाती है। और ऐसे निर्णय, उनके निर्णय ऐसे होते हैं ब्यूरोक्रेसी के, क्योंकि वो मेहनत तो करना ही नहीं चाहते। उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग अच्छे हैं, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे, उनको कोई उत्तराखंड से कोई लगाव ही नहीं है। और उसका कारण है कि ऐसे निर्णय हो जाते हैं कि जो व्यावहारिक नहीं होते हैं, उत्तराखंड के लिए अनुपयोगी होते हैं, उत्तराखंड के लोगों के खिलाफ होते हैं, और ज्यादातर निर्णय ऐसे होते हैं। तो इसलिए लीडरशिप जब तक अनुभवी नहीं होगी, जब तक लीडरशिप को नॉलेज नहीं होगी, लीडरशिप अध्ययन नहीं करेगी। अब जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, जब मैं रेशम विभाग का मंत्री बना, तो ईमानदारी के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे रेशम के बारे में ABCD नहीं मालूम थी। मुझे सिर्फ इतना मालूम था, श्रीनगर में पॉलिटेक्निक के पास, SSB के पास एक शहतूत का बगीचा था। जब भी हम आते जाते थे वहां से, तो लोग कहते थे इससे रेशम बनता है। तो मैं सोचता हूँ जैसे भीमल का रेशा निकाल कर हम भीमल की रस्सियां बनाते हैं, ऐसी शहतूत के पेड़ों से भी कोई रस्सी निकाली जाती होगी, इसकी छिलका निकाला जाता होगा, और तब रेशम बनता होगा। जब मैं रेशम मंत्री बना, तब मुझे पता चला कि नहीं, कोई कीड़ा, ककून कहो, कीड़ा कहो,
उसको ट्रे में डाला जाता है और उसमें सहतूत की जो हरी पत्तियां, कोमल पत्तियां वो डाली जाती हैं। उन पत्तियों को ये ककून, ये कीड़ा खाता है और धीरे धीरे अपने चारों तरफ लपेटता है, जिसको हम ककून कहते हैं। और इसकी पूरी दिनचर्या 22 दिन से लेकर 28 दिन के बीच होती है। अब ये मैं जब रेशम मंत्री बना तब समझा कि रेशम का उत्पादन कैसे होता है, रेशम कैसे बनता है। तो मैंने फिर पूरा अध्ययन करने की कोशिश करी और रेशम मंत्री के रूप में फिर जब मैं सैलाकुई में एक रेशम विभाग का कोई कार्यक्रम था तो डायरेक्टर रेशम कश्मीर, भारत सरकार के रेशम आयोग के अधिकारी सब लोग आए थे। फिर मैंने कहा कि आज मैं रेशम के जड़ तक तो नहीं जानता हूँ, गेहूं तक तो नहीं जानता हूँ, लेकिन रेशम के आधे अक्षर सीख गया हूँ। तो मैं इस बात का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि अगर हमें अगर कोई जिम्मेदारी मिलती है तो हमें उस अधिकारी नहीं तो बेवकूफ बना देगा। अगर हम उसका अध्ययन नहीं करेंगे, हम उसको गहराई से नहीं अध्ययन करेंगे तो कोई भी हमें बेवकूफ बना देगा। और उसका कोई मोहमाया नहीं है उत्तराखंड से। जो अधिकारी हमारा, सेक्रेटरी हमारा या जो जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने ड्राफ्ट बनाना है, जिन्होंने विभागों में जिम्मेदार पदों पर है, उनको कोई उत्तराखंड से कोई लगाव नहीं है। तो जनता के हित में हमें निर्णय लेना है तो हमें खुद पहले बहुत अध्ययन करना पड़ेगा, तब हमारा निर्णय जनता के हित में सही हो सकता है। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत जी, जिन्होंने प्रदेश के विभिन्न विषयों के बारे में हमसे चर्चा की। कैमरामैन आशु के साथ रश्मि पंवार, महर, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।